Hello everyone, myself Mamta. Today we will discuss about the universal law of the gravitation. सबसे पहले यूनिवर्सल, इस लॉ को हमने यूनिवर्सल लॉ क्यों कहा? क्योंकि ये होल ओवर द यूनिवर्स सभी ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होता है, वो भी सेम तरीके से अप्लाई होता है. एक्चुअली में होता क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट in this universe attract to every other object with a force. That force is the gravitational force. इसके बारे में किसने बताया था? इसके बारे में हमें बताया था आइजैक न्यूटन ने. न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे बैठा हुआ था. उसने देखा कि पेड़ पे से एक एप्पल नीचे गिर रहा है, तो उसे समझ में नहीं आया ये एप्पल नीचे क्यों गिरा. फिर उसने केपलर के लॉ, उससे कुछ दिन पहले केपलर के लॉ को स्टडी किया था. केपलर ने बताया था कि जो सन है, सन के चारों तरफ प्लैनेट है और जो वो है मूव कर रहे हैं. तो न्यूटन के मन में ये विचार आया कि इन सब चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ तो बात है. जैसे कि पेड़ से फल गिर रहा है अपने आप ही, जो प्लैनेट के चारों तरफ सन के चारों तरफ प्लैनेट रिमूव कर रहे हैं, इनके पीछे कोई ना कोई तो क्वांटिटी कम कर रही है. वो है क्या? तो वहाँ से जो आइजैक न्यूटन है उसने ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में बताया. ग्रेविटेशनल लॉ होता क्या है? ग्रेविटेशनल लॉ होता है कि जो जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो फोर्स लग रहा है उनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, एक है ए, एक है बी. इसका मास लगा लीजिए m1 है और इसका मान लीजिए m2 है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो है r. तो जो न्यूटन था उसने ये कहा था, ये जो दो ऑब्जेक्ट है इनके बीच में जो तो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द देयर डिस्टेंस बिटवीन देम. इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. डेट्स मीन ओवरऑल ये किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा, m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर. और जब ये होता है प्रोपोर्शनल का निशान, जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाते हैं तो इसकी जगह लगता है कोई ना कोई कांस्टेंट. यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर. और इस J को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्या बोलेंगे हम? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, डेट इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. हमें इन सब बातों से क्या पता लगा? हमें इन बातों से ये पता लगा कि ये ओवरऑल तो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है. ये क्या है? ये है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर. यानी किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उनका जो फोर्स है वो क्या होगा, कम होगा. अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा. इस बात को हम मैग्नेटिक फोर्स के हिसाब से समझ सकते हैं. मान लीजिए ये दो मैग्नेट है, अगर ये दोनों पास पास होंगे तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी. जाहिर सी बात है, हम दो चुंबक को पास पास रखते हैं तो एक दूसरे के साथ जल्दी से चिपक जाते हैं. अगर दूर दूर रखेंगे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ जल्दी से नहीं चिपकेंगे. डेट्स मीन क्या होगा, अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के बीच में ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उनके बीच में लगने वाला फोर्स कम होगा. चलिए हम अभी एक बार इसकी यूनिट मैंने अभी आपको बताई थी. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या बताई थी, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. अब आप लोग सोचेंगे भी ये क्वांटिटी कहाँ से आई. चलिए हम इसको क्वांटिटी को निकाल के बताते हैं कहाँ से आई. G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर. अभी हमने ये डेरिवेशन किया था, तो इसके इम्प्लाइज में G किसके बराबर आ जाएगा, F
आर स्क्वेयर डिवाइड बाई m1 m2। एफ क्या होता है? फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है ऐसे सिस्टम में? न्यूटन। और आर की क्या होती है? आर इज या डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम किस में लेते हैं? मीटर में। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ये क्या है? मास। मास की क्या होती है? मास की होती है किलोग्राम। तो ये भी क्या है? मास। इसकी भी क्या होगी? किलोग्राम। डेट इज इक्वल टू दी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देख लीजिए। अब मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई भी सम है। इस सम से पहले सोचिए, चलिए, अगर कोई भी दो प्रोडक्ट है, ये ए और बी, इसका भी मास लगा लीजिए 1 है, इसका भी मास लगा लीजिए 1 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है r इज इक्वल टू 1 है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो f जो हमारा है वो g के बराबर हो जाएगा, यानी फोर्स उतना ही लगेगा जितना कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारा। अब इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा और समझ सकते हैं। एग्जांपल में लगा लीजिए, ये लगा लीजिए एक बैट है हमारे पास और एक भी है बॉल है। मान लीजिए इसका मास है 1 किलोग्राम और इसका मास है 300 ग्राम, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लगा लीजिए 1 मीटर है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है g(m1 m2) डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। डेट इज इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, और m1 कितना है हमारा? 1 किलोग्राम। m2 कितना है? m2 है 300 ग्राम। 300 ग्राम को हम क्या करेंगे? पहले हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। डेट इज इक्वल टू 0.3, और r कितना है हमारा? 1 है। 1 है तो 1 का स्क्वायर। डेट इज इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई विथ 3 डिवाइड बाई 10। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी क्या होगी? इसमें फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो में से कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे आने वाले समय में और वीडियो को अपलोड कर सकें। थैंक यू।